जय हिंद सर। जिन बच्चों इसमें आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर साम्यावस्था को पढ़ने जा रहे हैं। तो साम्यावस्था के अंदर जो हम लोगों को जिन तथ्यों को पढ़ना है उसको तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को जानना यह आवश्यक है कि साम्यावस्था है क्या। देखिए, तो साम्यावस्था हम लोग एक तरह से केमिकल के फॉर्म में भी पढ़ेंगे, यानी केमिकल स्थिति में भी पढ़ेंगे, रासायनिक स्थिति में भी पढ़ेंगे और भौतिक स्थिति में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक स्थिति में साम्यावस्था का अध्ययन करेंगे और इसके बाद फिर हम रासायनिक स्थिति में साम्यावस्था का अध्ययन करेंगे। अब अगर हम एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से हम आपको साम्यावस्था समझा रहे हैं। सपोज कीजिए कि अगर कोई बंद बर्तन है, बंद बर्तन कोई कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया जाता है कुकर का। सपोज कीजिए कुकर है, तो कुकर जो है एक प्रकार का बंद बर्तन होता है। अब अगर इस बंद बर्तन में हम पानी रख लें और पानी रख करके अगर गर्म किया जाए, हम बंद बर्तन की बात कर रहे हैं, खुला हुआ नहीं, इसका बाहरी वातावरण से कोई मतलब नहीं है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने का मतलब हम बाहर से उष्मा देते हैं। जब बाहर से उष्मा देते हैं तो देखिए, जल में जल ही नहीं कोई भी द्रव होता है, तो द्रव में जो अणु होते हैं सभी अणुओं की ऊर्जा एक समान नहीं होती है। कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा कम होती है, कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा अधिक होती है। तो इससे होता ये है कि जब हम बाहर से उष्मा देते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने का मतलब होता है बाहर से उष्मा देना। जब बाहर से हम उष्मा देते हैं तो जल का वह अणु जिसकी उष्मा या जिसकी ऊर्जा पहले से ही अधिक थी, वो इस ऊर्जा को ले लेता है और इस ऊर्जा को लेने के बाद अब वह भाप के रूप में यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद दूसरे अणु का नंबर आता है जिसकी ऊर्जा उससे कम होती है, तो बाहर से फिर ऊर्जा हम उष्मा दे रहे होते हैं और उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो करके अणुओं को मिलती रहती है। तो इस प्रकार जैसे जैसे जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे द्रव के जो अणु हैं ये वाष्प बन करके ऊपर उड़ते जाते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अगर सपोज कीजिए द्रव के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा एक समान होती ना, तो जब हम गर्म करते तो सभी अणु इकट्ठे भाप में बदल जाते, लेकिन द्रव के सभी अणु, जल के सभी अणु इकट्ठे भाप में नहीं बदलते हैं, धीरे धीरे भाप में बदलते हैं। तो धीरे धीरे भाप में बदलने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस अणु की गतिज ऊर्जा पहले से अधिक थी वह पहले भाप में बदला और जिसकी ऊर्जा कम थी वह बाद में भाप में बदला। और अब जानते हैं क्या होता है, चूंकि यह बर्तन बंद है तो यह भाप यहाँ से भाप निकल करके और ये ऊपर जा करके टकराती है। तो ऊपर जब टकराती है तो उस भाप को बाहर निकलने के लिए कोई स्थान नहीं होता है, इसलिए वह भाप जो है फिर द्रव के रूप में परिवर्तित होती है और द्रव के रूप में परिवर्तित होकर के आकर के फिर गिरती है इसी जल में। लेकिन फिर क्या होता है, चूंकि लगातार हम बाहर से उष्मा दे रहे हैं, बाहर से लगातार ऊर्जा दे रहे हैं, तो इस प्रकार होता ये है कि द्रव जितना तेजी से भाप में बदलता है
भाप भी उतना ही तेजी से द्रव में बदलने लगता है। यानी देखते हैं जब कुकर सीटी मारने की स्थिति जब आती है तो कुकर सीटी तभी मारता है जब ये दोनों क्रियाएं एक साथ होने लगती हैं। एक साथ होने का मतलब जितना तेजी से जल भाप में बदल रहा है उतना ही तेजी से भाप जो है जल में बदल रहा है। तो हम आपको ये पहले बता दें कि ये जो भाप है, ये भाप जब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है तो भाप के द्वारा या वाष्प के द्वारा जल के सतह पर दाब डाला जाता है। तो भाप के द्वारा या वाष्प के द्वारा जल की सतह पर डाला जाने वाला जो दाब होता है यह वाष्प दाब कहलाता है। और जानते हैं फिर क्या होता है, प्रारंभ में जब इसको हम गर्म कर रहे होते हैं ना तो प्रारंभ में वाष्प का दाब तेजी से बढ़ता है, लेकिन अंत में एक ऐसी स्थिति आती है कि वाष्प दाब एक समान हो जाता है। अब जब वाष्प दाब एक समान हो जाता है तो क्या होता है, जितना तेजी से जल भाप में बदलता है उतना ही तेजी से भाप जो होता है वो जल में बदलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जल द्रव अवस्था में था, द्रव अवस्था, द्रव का मतलब यह लिक्विड फॉर्म में है, और ये जल जो है यह वाष्प के फॉर्म में है यानी गैस के फॉर्म में है। तो होता ये है कि दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं और एक समान रूप से होती हैं। यानी ये द्रव जितना तेजी से भाप में बदलता है भाप भी उतना ही तेजी से द्रव में बदलने लगता है। दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। और आपको मालूम है कि जो अभिक्रिया आगे की तरफ होती है उसको हम अग्र अभिक्रिया फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और जो पीछे की तरफ होती है इस अभिक्रिया को पश्च अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अगर जल से भाप बदल रहा है तो इसको अग्र अभिक्रिया कहेंगे, और अगर भाप से जल बदल रहा, जल में परिवर्तित हो रहा है तो इसको पश्च अभिक्रिया कहते हैं। तो जब अग्र अभिक्रिया, और देखिए कोई भी क्रिया होती है ना तो प्रारंभ में अग्र अभिक्रिया का वेग तेज होता है, अग्र अभिक्रिया का वेग, और पश्च अभिक्रिया का वेग कम होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है अग्र अभिक्रिया का वेग तो जैसे है वैसे रहता ही है, पश्च अभिक्रिया का वेग जो होता है ये बढ़ने लगता है। और अंत में एक ऐसी स्थिति आती है कि अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग, दोनों वेग एक समान हो जाता है। जब दोनों वेग समान हो जाता है तो हम कहते हैं कि यह अभिक्रिया साम्यावस्था में आ गई है। तो इसी साम्यावस्था का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। साम्यावस्था का मतलब दोनों क्रियाएं जो हैं वो एक साथ हो रही हैं। जितना तेजी से जल भाप में बदल रहा है उतना ही तेजी से भाप जो है जल में बदल रहा है। जब ये दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं तो हम कहते हैं कि यह अभिक्रिया साम्यावस्था में आ गई है। अब जरा देखें, हम आपको बता दें कि साम्यावस्था में ये जो बाईं ओर रखा गया होता है इसको हम अभिकारक कहते हैं, और जो दाईं ओर होता है इसको उत्पाद कहते हैं। तो जानते हैं अब जब वाष्प दाब एक समान हो जाता है तो उस स्थिति में अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है साम्यावस्था में। तो साम्यावस्था में जब रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 भाग में बांटा गया है तो पहला भाग क्या होगा, याद रखे रहिएगा, यह अभिकारक है और यह उत्पाद है। आप
पढ़े होंगे पिछले चैप्टर में कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में होता ये है कि उत्पाद का सांद्रण घटने लगता, अभिकारक का सांद्रण घटने लगता है और उत्पाद का जो सांद्रण होता है वो बढ़ने लगता है। और जानते हैं क्या होता है, जब अभिक्रिया पूरी की पूरी बदल जाती है, यानी अग्र अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, और अग्र अभिक्रिया पूर्ण होने का मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा ये अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है। तो अब हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 3 स्थितियां होती हैं। 3 स्थितियों में पहली स्थिति तो ये होती है कि अब ये अभिक्रियाएं साम्यावस्था पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया साम्यावस्था पर 3 स्थिति में होती है। पहली स्थिति ये होती है कि ये पूरा का पूरा अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है। दूसरी स्थिति ये होती है कि इसकी थोड़ी सी मात्रा, इसकी केवल थोड़ी सी मात्रा उत्पाद में बदलती है। और तीसरी स्थिति ये होती है कि ये साम्यावस्था में आ जाता है। साम्यावस्था का मतलब जितना तेजी से अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है उतना ही तेजी से उत्पाद भी अभिकारक में परिवर्तित हो रहा है। तो ये जो 3 स्थितियां हैं, इन तीनों स्थितियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहली स्थिति क्या होती है कि साम्यावस्था में ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा अभिकारक उत्पाद में बदल जाए। अभिकारक उसको कहते हैं जो अभिक्रिया करता है और उत्पाद उसको कहते हैं जो अभिक्रिया के उपरांत प्राप्त होता है। तो पहली स्थिति में क्या हमने बताया कि पूरा का पूरा अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है। दूसरी क्या स्थिति है, दूसरी स्थिति यह है कि अभिकारक की थोड़ी सी मात्रा केवल उत्पाद में बदली है, यानी अभिकारक की सांद्रता ज्यादा है और उत्पाद की सांद्रता कम है। और तीसरी स्थिति जो आती है, तीसरी स्थिति में क्या होता है कि जब साम्यावस्था आती है तो दोनों का सांद्रण एक समान हो जाता है, यानी जितना तेजी से अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है उतना ही तेजी से उत्पाद अभिकारक में बदलता है। मतलब क्या, जितना तेजी से जल भाप में बदल रहा है भाप भी उतना ही तेजी से जल में बदल रहा है। तो ये साम्यावस्था की स्थिति आती है। अब इसके बाद अगर भौतिक प्रक्रम में हम साम्यावस्था देखें तो भौतिक प्रक्रम में भी साम्यावस्था देखेंगे, रासायनिक प्रक्रम में भी साम्यावस्था देखेंगे। तो अगर हम भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था देखें तो भौतिक प्रक्रमों में जब साम्यावस्था होती है तो 2 स्थितियां होती है, 3 स्थितियां होती हैं इसमें भी। पहली स्थिति होती है ये कि ठोस और द्रव के बीच साम्यावस्था होती है। इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी अच्छी तरह से कि ठोस और द्रव के बीच कैसे साम्यावस्था होती है। फिलहाल इसका मतलब ये हुआ, साम्यावस्था का मतलब ये हुआ कि जितना तेजी से ठोस द्रव में बदल रहा है उतनी ही तेजी से द्रव जो है ठोस में बदल रहा है। ये पहली स्थिति होती है। दूसरी स्थिति ये होती है कि द्रव और गैस, तो ये है द्रव और फिर ये है गैस। देखें अब यहां क्या होता है, जितना तेजी से द्रव गैस में बदल रहा है, गैस का मतलब वाष्प, जितना तेजी से द्रव गैस में बदल रहा है गैस भी उतना ही तेजी से द्रव में बदलता है। और इसके बाद जो तीसरी स्थिति आती है, इन तीसरी स्थिति में होता है कि ठोस जो है सीधे गैस में परिवर्तित होता है। हमने आप सब्लिमेशन को पढ़े होंगे। सब्लिमेशन में ऊर्ध्वपातन जिसको कहते हैं, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ठोस सीधे गैस में बदल जाता है। तो अब देखें यहाँ पर भी ये स्थिति आती है कि
ठोस जो होता है जितना तेजी से गैस में बदलता है, गैस भी उतना ही तेजी से ठोस में बदलता है। तो अब इन तीनों स्थितियों को हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ठोस एवं द्रव के मध्य साम्यावस्था। तो अब हम लोग देखेंगे कि ठोस और द्रव के बीच साम्यावस्था कैसे होती है। इन तीनों साम्यावस्थाओं का अध्ययन हम लोगों को विधिवत करना है। तो सबसे पहली जो स्थिति है ये है ठोस द्रव साम्यावस्था। साम्यावस्था जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, यानी सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये होता है सॉलिड लिक्विड, ये इक्विलिब्रियम, ठीक ना, ये है इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब इसमें क्या होता है तो देखें, अगर किसी बर्तन में आप देखते होंगे सामान्यतया किया जाता है कि जहाँ पर फ्रिज वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है, या मान लीजिए बड़े पैमाने पर शादी विवाह में ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह का यूज किया जाता है, या छोटे छोटे जो पेय पदार्थ होते हैं, शीतल पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक ही कह लीजिए, तो उनका प्रयोग किया जाता है। तो लोग करते क्या हैं कि एक बहुत बड़ा ड्रम लेते हैं, उस ड्रम में बर्फ़ के टुकड़े को कूट करके डाल देते हैं। तो अब कूट करके डाल दिया जाता है तो बर्फ़ का थोड़ा सा हिस्सा, बर्फ़ का कुछ हिस्सा पिघल जाता है, और इसके बाद जिस मटेरियल को ठंडा करना है उसमें डाल देते हैं, उसको चारों तरफ से ढक दिया जाता है। तो ढकने पर होता क्या है कि वहाँ पर बर्फ जो होता है वो पिघलता है और पिघल करके पानी बनता है। लेकिन जानते हैं क्या होता है, अगले क्षण पानी की गतिज ऊर्जा इतनी कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि वह पानी फिर से बर्फ में बदल जाता है। तो इस प्रकार पानी और बर्फ दोनों क्रियाएं साथ साथ होने लगती हैं। मतलब जितना तेजी से पानी बर्फ में बदलता है उतना ही तेजी से बर्फ जो होता है वो पानी में बदलने लगता है। और यहीं पर एक छोटा सा टर्म आता है जिसको हम कहते हैं गलनांक। तो अब गलनांक को हम समझ लें। गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। तो अब हम लोग इस मेल्टिंग पॉइंट को समझ लें कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। साम्यावस्था तो इसको आपने देखा है, ठोस और द्रव साम्यावस्था। ठोस और द्रव साम्यावस्था में क्या होता है, अभी हमने आपको उदाहरण दिया है कि बर्फ है और बर्फ को जब कूट करके रख दिया जाता है तो बर्फ का थोड़ा सा हिस्सा जो होता है वो पानी में परिवर्तित हो जाता है। आप देखिएगा शादी विवाह में ड्रम में जो है बर्फ को कूट करके रख दिया जाता है और उसी में जो जितने कोल्ड ड्रिंक होते हैं उसको दबा के रख दिया जाता है, और आप थोड़े समय के बाद जाते हैं तो वो बर्फ पूरा पिघलता नहीं है। आपको लगता है कि बर्फ पिघलता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बर्फ पिघलता है, लेकिन जितना तेजी से बर्फ पिघल करके जल बनता है उतना ही तेजी से जल पिघल करके बर्फ बन जाता है, जल जम करके बर्फ बन जाता है। क्योंकि चारों तरफ से उसको बंद किया गया रहता है और बंद करने से बाहर के वातावरण से उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो बाहर के वातावरण से उष्मा का आदान प्रदान न होने की वजह से जब बर्फ को उष्मा मिलती है तो वो पिघलता है, पिघल करके जल में परिवर्तित होता है, और जब जल से उष्मा निकल जाती है तो वह जल जो है बर्फ में फिर से परिवर्तित हो जाता है। यानी ये क्रिया उसके अंदर लगातार होती रहती है। तो अब हम आपको बता दें कि गलनांक क्या है। तो देखिए, वायुमंडलीय दाब पर, समझिए जरा गलनांक की डिफिनीशन। वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडल दाब आप जानते हैं, तो वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिसमें ठोस और द्रव साम्यावस्था में होते हैं, यानी वायुमंडलीय दाब पर वह ताप
जिसमें जितना तेजी से बर्फ जल में बदल रहा है और जल भी उतना ही तेजी से बर्फ में बदल रहा है, तो जिस ताप पर यह क्रिया होती है, इस ताप को ही हम गलनांक कहते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये आज हमने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताया, जिसमें सबसे पहले आपको साम्यावस्था बताई गई, फिर साम्यावस्था में कौन कौन स्थितियां आती हैं इनका हम लोगों ने अध्ययन किया, और इसके बाद ये जो साम्यावस्था की स्थितियां आती हैं भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था, इसमें पहला हमने ठोस और द्रव साम्यावस्था पढ़ा, इसके बाद द्रव गैस, फिर ठोस गैस, इनके बारे में पढ़ना है। तो धीरे धीरे हम लोग इसको आगे पढ़ते रहेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि जितनी भी चीजें बताई गई हैं आज आपको समझ में आई होंगी। क्लियर हुआ आप सबको? यस सर। तो आप सभी लोग इसको अच्छी तरह से तैयार किए रहें। वीडियो देखने वाले जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से इसको कंप्लीट किए करें, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। और हाँ, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।